इजरायली लोकतंत्र में गहरी आस्था है, लेकिन इजराइल की आलोचना इतनी न हो कि उसका अस्तित्व ही नकार दिया जाए। मुझे आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हुए बहुत खुशी हो रही है। राष्ट्रपति आइजैक हार्जोग। सुप्रभात देवी और सज्जनों, आप सभी को शालोम। सुप्रभात। तो हमारे पास यहाँ कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनमें से कुछ अंदर हैं या बाहर। मैं अपने सभी मित्रों और निर्वाचित अधिकारियों से कहता हूँ, नेसुज के स्पीकर, मेरे प्रिय मित्र आमिर ओहाना, सुप्रभात। हाँ, मैंने बाकी को नहीं देखा, इसलिए अपने प्रिय मित्र रिचर्ड हाइडमैन से शुरू करूंगा। समिट चेयर एलेक्स ट्रेमन, जेएनएस के सीईओ, जॉनथन टोबिन, जेएनएस के एडिटर इन चीफ, जॉश कार्डजन और अमेलिया कार्डजन, जेएनएस के प्रकाशक। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रपति स्विजानोविक यहाँ है। वो बोस्निया से मेरी प्रिय मित्र हैं जिन्हें यहाँ होना था। और निश्चित रूप से मेरे प्रिय मित्र सिल्वन एडम्स, वर्ल्ड जूइश कांग्रेस के इजराइल चेयर और कई अन्य विशिष्ट अतिथि। प्रिय मित्रों, यरूशलेम में जेएनएस इंटरनेशनल पॉलिसी समिट को संबोधित करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये महत्वपूर्ण सभा नीति निर्माताओं और विचार जगत के अग्रणियों, विशेषज्ञों, कार्यकर्ताओं और नव प्रवर्तकों को एक साथ लाती है, ऐसे समय में जब हमारे देश और हमारे लोगों के लिए गहरे संकट और ऐतिहासिक संभावनाओं का क्षण है। 2.5 साल से भी अधिक समय से युद्ध के दौरान इजराइल राज्य ने बड़े खतरों, दिल दहला देने वाली त्रासदियों और जबरदस्त उपलब्धियों का सामना किया है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आईडीएफ के साहसी पुरुष और महिलाएं हमारी सीमाओं, हमारे घरों, हमारे परिवारों की रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों से जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम उन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद भेजते हैं। हमारा दिल उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, अपने बेटों को, आईडीएफ के सैनिकों को, बस इसी सप्ताहांत लेबनान में। कल मैंने एक शहीद रिजर्विस्ट के परिवार से मुलाकात की। 43 वर्षीय मेजर डैन मावरी, जो एक पति और पिता थे। मैं उनकी विधवा याएल, उनके बच्चों, उनके माता पिता और भाई बहनों और उनकी 100 वर्षीय दादी लिली फ्रॉइंड, जो ऑशविट्स की सर्वाइवर हैं, के साथ बैठा। अक्टूबर 2024 में जब हमारी दुनिया उलट पुलट हो गई थी, उसके 1 साल बाद 7 अक्टूबर को और लेबनान में युद्ध में शहीद होने से कुछ दिन पहले, डैन मावरी ने अपने परिवार को यह कंपा देने वाला संदेश लिखा। मैं उद्धृत करता हूँ, लगभग 20 साल पहले मैंने अपनी रिजर्व ड्यूटी शुरू की थी और तब से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। एकमात्र मिशन इजराइल की उत्तरी सीमा की रक्षा करना। यह दृढ़ निश्चय कि इजराइल के नागरिक सामान्य जीवन जी सकें, बिना इस अराजकता में खतरा महसूस किए। उत्तर लगभग सुनसान है। वो 24 अक्टूबर था और आसपास के शहरों को भारी नुकसान हुआ है। हम जानते थे कि वो दिन आएगा जब हमें उस मिशन को पूरा करने के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए हम अपने पूरे जीवन रिजर्विस्ट के रूप में तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे उत्तर में शांति और सुकून का समय है, उन्होंने लिखा। आने वाली पीढ़ियों को आगे देखने के लिए एक क्षितिज देने का समय है। दान जिचोले वाचा इज़राइल के एक और सुंदर बेटे हैं जो हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो गए। दोस्तों, आइए बात साफ कर लें। दान सही थे। इज़राइल शांति और सुकून का हकदार है। हम सभी शांति और सुकून के हकदार हैं। हम बस यही मांग रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में, ईरान से लेकर लेबनान और गाजा तक, हमारे दुश्मन फिर से ताकत जुटाने, हथियार जमा करने और विकसित होने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वे हमारे नागरिकों को धमकाते रहें और सभी लोगों में आतंक फैलाते रहें।
इज़राइल युद्ध के कूटनीतिक समाधान के खिलाफ नहीं है। इसके विपरीत हम शांति चाहते हैं। हम सभी सीमाओं पर शांति का सपना देखते हैं। हालांकि हाल की घटनाएं इज़राइल में गंभीर और वैध चिंताएं पैदा कर रही हैं, जिनका समाधान होना ज़रूरी है, क्योंकि हम इज़राइल में सीधे निशाने पर हैं। हम वही लोग हैं जिन्हें ईरान के दुष्ट साम्राज्य और उसके प्रॉक्सी गुटों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। ईरान दशकों से इज़राइल को नष्ट करने की धमकी देता आ रहा है। इसलिए परमाणु हथियारों की दहलीज पर पहुंचा देश बनने की ईरान की इच्छा इज़राइल और विश्व शांति के लिए एक वास्तविक खतरा है और इसे किसी भी हाल में सक्षम नहीं होने दिया जा सकता। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी नेताओं ने सही तरीके से बार बार ये स्पष्ट किया है कि ईरान विश्व शांति के लिए एक खतरा है। हमें ईरान के साथ हुए समझौते के वित्तीय पहलुओं से जुड़ी चिंताओं को भी संबोधित करना चाहिए, इसलिए कि ईरान को मिलने वाली धनराशि कथित रूप से उसकी युद्ध मशीन और उसके प्रॉक्सी गुटों तक न पहुंच सके। और लेबनान की बात करें तो मैं स्पष्ट कर दूं, लेबनान में संघर्ष का समाधान सीधे इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत से होना चाहिए, न कि ईरानी दबाव से। ईरान को लेबनान से जोड़ना न केवल इजराइल को लगातार खतरों के सामने खुला छोड़ता है, बल्कि लेबनानी लोगों को कमजोर और असहाय बना देता है और उनके राष्ट्रपति और सरकार को आगे बढ़ने से रोकता है। कल लेबनान और इजराइल के बीच वार्ता वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकियों के तत्वावधान में फिर से शुरू होगी। हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण लेबनान में किसी भी समाधान का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए और ईरान लेबनान का भविष्य तय नहीं कर सकता। इन बुनियादी मुद्दों पर इजराइल और लेबनान के बीच पूरी सहमति है। प्रिय मित्रों, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप इजराइल में एक विश्वसनीय साझेदार है। वो इजराइल के विश्वसनीय साझेदार हैं, हमारे सबसे करीबी मित्र और सहयोगी हैं, और स्वतंत्र विश्व के नेता, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता हैं, जिन्होंने बुराई के साम्राज्य का डटकर मुकाबला किया है और मध्य पूर्व में स्थिरता को बढ़ावा दिया है। हम राष्ट्रपति की लगातार मित्रता और उनकी सरकार की ईरान की परमाणु योजनाओं और इरादों के प्रति स्पष्ट रुख की सराहना करते हैं। हम साझा मूल्य और हित रखते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर इस चुनौती से निपटने का सबसे अच्छा तरीका खोज सकते हैं। मैं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई किसी भी अपमानजनक टिप्पणी को पूरी तरह से खारिज करता हूं। अमेरिका के संस्थापक आदर्श, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और यह विश्वास कि सभी लोग समान बनाए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच संबंध के केंद्र में है। हम बाइबल के भविष्यवक्ताओं और उनके मूल्यों के एक ही स्रोत से प्रेरणा लेते हैं। हमें गर्व है कि हमारे बेहतरीन दिमाग और बहादुर दिल साथ काम करते हैं, चाहे युद्ध जीतना हो या शांति स्थापित करनी हो। मित्रों, यहाँ इजराइल में यहाँ तक कि हमारे सबसे अंधेरे समय में भी हमारे लोगों की असाधारण ताकत, जीवंतता, रचनात्मकता और लचीलापन स्पष्ट रूप से सामने आई। एक राष्ट्रीय मिशन की भावना और दृढ़ संकल्प और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना जैसी और कहीं नहीं मिलती। यह भावना निस्संदेह इजराइल की सबसे बड़ी संपत्ति है। यही अनोखी भावना है जिसने सदियों से इजराइल को विकसित होने में सक्षम बनाया है। न केवल एक स्टार्टअप राष्ट्र, बल्कि एक क्षेत्रीय शक्ति, एक तकनीकी नेता और एक अग्रिम पंक्ति की लोकतंत्र बनने में भी, जिसके नवाचार क्षेत्र और दुनिया की समृद्धि को आकार देने, सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। इस समय हमारा एक मुख्य कार्य है कि हम इजराइल की युद्ध भूमि पर हासिल की गई उपलब्धियों और हमारे राष्ट्र द्वारा दिखाई गई दृढ़ता को सुरक्षा,
सहयोग, एकीकरण और आपसी सम्मान के एक नए युग में बदलें, जो पूरे क्षेत्र और दुनिया भर में फैले। हमें सभी कट्टरपंथी आंदोलनों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। हमें यहूदी विरोधी भावना का हर जगह और हर समय डटकर विरोध करना चाहिए। और हमें मीडिया, ऑनलाइन और संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में लगातार फैलाए जा रहे पक्षपात, विकृति और दोहरे मानकों का मुकाबला करने के लिए सत्य का उपयोग करना चाहिए। इज़राइल को अवैध ठहराने और बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय अभियान वो नहीं है जिसे वे झूठे तौर पर रचनात्मक और वैध आलोचना कहते हैं। ये यहूदी लोगों के स्वाभाविक संप्रभुता के अधिकार और हमारे शांतिपूर्वक जीने और अपने बच्चों को पालने के अधिकार पर सवाल उठाने के लिए की जा रही परोक्ष कोशिशें हैं। मैं संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, बहरीन के साथ ऐतिहासिक अब्राहम समझौतों से लगातार प्रेरित होता हूं, जिन्हें मध्यस्थता और नेतृत्व किया गया था राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम द्वारा, और निश्चित रूप से मिस्र और जॉर्डन के उन अग्रदूतों द्वारा जिनके साहसी कदमों ने शांति के द्वार खोले। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम शांति का दायरा बढ़ाएं। हम मिलकर बाधाओं की जगह पुलों वाला एक क्षेत्र बना सकते हैं। हम मिलकर यह साबित कर सकते हैं कि शांति भोले लोगों का सपना नहीं, बल्कि मजबूत लोगों की रणनीति है। इस चुनौती और अवसर के समय में प्रिय मित्रों, मैं आपको आपके समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके इज़राइल के प्रति, यहूदी लोगों के प्रति और सत्य के लिए लड़ने के प्रति समर्पण के लिए। ये हमारे सामूहिक कल्याण के लिए जरूरी है, और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने मिशन और प्रयास जारी रखें। अब यहूदी लोगों को एकजुट करना पहले से ज्यादा जरूरी है। इस मिशन के तहत मैंने वॉइस ऑफ द पीपल शुरू किया, जो यहूदियों के लिए और उनके द्वारा बनाई गई एक विविध वैश्विक परिषद है। हमारे सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों के लिए नेतृत्व, नेटवर्क और व्यवहारिक समाधान लाने के लिए काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि परिषद के कुछ सदस्य और वॉइस ऑफ द पीपल के सीईओ शिरेल डगन यहाँ है। मैं अंत में जेएनएस को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संगठन है। धन्यवाद रिचर्ड हाइडमैन, एलेक्स ट्रेमन, जोश कार्डजेन और इस अत्यंत प्रतिष्ठित सभा के सभी आयोजकों, साझेदारों और समर्थकों को। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इन कठिन समय में इज़राइल का समर्थन किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इज़राइल, अमेरिका और हमारे सहयोगियों के संबंध मजबूत किए, और हमारे स्पष्ट नैतिक संदेश और इज़राइल तथा यहूदी दुनिया के बारे में सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको आशीर्वाद दे। चलना बहुत गर्म है।